गौतम अब चुपचाप याशी की बात के बारे में सोच रहा था। उसने कुछ पल सोच के याशी से सीधे सीधे कहा, याशी, अगर तुम और दीपशिखा मिलकर अब कुछ नया प्लान कर रही हो तो मत करो। मैंने पहले भी तुम लोगों पर भरोसा करके गलती कर दी थी, मगर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। गौतम की बात सुनकर याशी थोड़े गुस्से में आ गई और बोली, जब मैं तुमसे कह रही हूं कि इस मीटिंग में दीपशिखा का कोई रोल नहीं है तो तुम मान क्यों नहीं लेते? दीपशिखा के अलावा भी तुमसे कोई मिलना चाह सकता है। याशी की बात सुनकर गौतम ने उससे सीधे पूछा, कौन? उस कोई का कोई नाम तो होगा ना? गौतम का सवाल सुनकर याशी ने कहा, वो तुम खुद देख लेना। मैंने तुम्हें टाइम और एड्रेस भेज दिया है। मेरा काम तुम्हें इनवाइट करने का था तो मैंने वो कर दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर याशी ने फोन काट दिया। याशी के फोन काटते ही गौतम ने अपने आप से कहा, ये लड़कियां बिना बात के गुस्सा क्यों हो जाती हैं? ये राज तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। तभी गौतम को कुछ याद आया। उसने अपने बैग में से गिफ्ट बॉक्स निकाला और उसको लेकर वो रिया के पास जाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं खुद पर्सनली रिया को ये गिफ्ट देने जाऊंगा तो शायद उसके फैमिली वाले दोबारा कोई नाटक कर दे। अभी उसके इंटरव्यू का वक्त है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सोचकर गौतम सीधा शिमला के कमरे में गया और छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स शिमला को देते हुए बोला, बुआ जी, ये आप रिया को दे देना और उससे कह देना वो इसको डॉक्टर चमन को दे दे। इसके बाद गौतम ने अपने रूम में जाकर डॉक्टर चमन को फोन किया। गौतम का फोन देखते ही डॉक्टर चमन खिल उठे थे। उन्होंने खुशी से कहा, हेलो गौतम, क्या बात है? अक्सर तो मैं तुमको फोन किया करता हूँ, आज तो तुमने मुझे आगे से फोन किया है। डॉक्टर चमन की बात सुनकर गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस डॉक्टर, आपसे एक छोटा सा काम था। मेरी क्लोज कजिन आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रही है। शी इज रियली टैलेंटेड। आप जैसे लेजेंड के साथ उसे काम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गौतम की बात सुनकर डॉक्टर चमन हंसते हुए बोले, क्या वो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है? डॉक्टर चमन का सवाल सुनकर गौतम ने भी हल्की हंसी के साथ कहा, वो तो अब जब वो आपके साथ काम करेगी तभी पता चलेगा आपको। ये कहकर गौतम ने फोन काट दिया। उधर रिया भी नेशनल मेडिकल सेंटर के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से महेंद्र की दमदार आवाज सुनाई दी, रुको, कहां जा रही हो? रिया एक पल के लिए सहम गई थी। फिर उसने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए कहा, डैड, अब वो मैं नेशनल मेडिकल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जा रही हूं। रिया का जवाब सुनकर महेंद्र के चेहरे पर गुस्सा चढ़ गया था। उसने कड़कती हुई आवाज में रिया से कहा, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था ना कि ये सब नौटंकियां बंद करो। महेंद्र की बात सुनकर रिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए लेकिन दबी हुई आवाज में कहा, डैड प्लीज मुझे एक बार तो कोशिश करने दीजिए। मेरा भाई नेशनल मेडिकल सेंटर जा सकता है तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? रिया की बात सुनकर महेंद्र तिरस्कार से भरी हंसी के साथ बोला, हिम्मत तो देखो इसकी, अपना कंपैरिजन परीक्षित से कर रही है। ये बेफिजूल के सपने देखना बंद कर दो, घर पर रहो और ये नेशनल मेडिकल सेंटर का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। महेंद्र की बात सुनकर रिया की आंखें छलछला उठी थीं। उसे इस बात का बहुत गहरा दुख हुआ था कि उसके पिता की नजरों में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हट सकती थी। इस वक्त उसके सामने जो लक्ष्य था उसे हर हाल में पाना था। उसने एकदम मजबूत आवाज में अपनी बात को महेंद्र के सामने रखा, भले ही आपकी नजरों में मेरी कोई कीमत ना हो, मगर मेरी खुद की नजरों में है। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तभी परीक्षित कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हॉल में आया। परीक्षित को देखते ही महेंद्र ने उससे कहा, लो सुन लो, तुम्हारी बहन का नया शौक, कह रही है नेशनल मेडिकल सेंटर इंटरव्यू देने के लिए जाएगी। महेंद्र की बात सुनकर परीक्षित हंसने लग गया था और रिया की तरफ देखकर बोला, क्यों, क्या हुआ? नेशनल मेडिकल सेंटर में साफ सफाई करने वालों की जॉब निकली है क्या? पर उसका भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगी। परीक्षित की ये बात सुनकर रिया का कॉन्फिडेंस टूट रहा था, लेकिन तभी उसको गौतम की कही हुई बात ध्यान आई। उसने गहरी सांस ली और महेंद्र और परीक्षित दोनों को देखते हुए कहा, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी और को तो है, और मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगी। आप लोगों से जो हो सकता है वो करो। रिया के मुंह से ये बात सुनकर परीक्षित
थोड़ा सरप्राइज हो गया था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि रिया किसके विश्वास को ना तोड़ने की बात कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने महेंद्र की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, डैड जाने दीजिए, वैसे भी रिया कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इंटरव्यू तो इससे पास होने से रहा, कम से कम हारने का ये नया एक्सपीरियंस तो ले लेगी, और फिर कोई और इस पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। परीक्षित की आवाज सुनकर रिया तिलमिला गई थी। उसने परीक्षित को आंखें दिखाते हुए कहा, आपको कैसे पता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी? जहां तक मुझे याद है, मैंने पैसे देकर अपनी मेडिकल डिग्री नहीं बनवाई है। आई गॉट माई मेडिकल डिग्री फ्रॉम टॉप कॉलेज। रिया की इस बात से परीक्षित का ईगो हर्ट हो गया था। परीक्षित ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तो एक काम करते हैं, एक शर्त लगाते हैं। तुम्हें इतना भरोसा है ना खुद पे, अगर तुम इंटरव्यू में फेल हो गई तो तुम खन्ना फैमिली के बेटे से शादी करोगी और उस गंवार गौतम के साथ तुम्हारा घूमना फिरना भी बंद कर दोगी। रिया को पता था कि वो एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। रिया के अंदर अब एक आग सुलग उठी थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर मैं फेल हो गई तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अगर मैं पास हो गई तो जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी। परीक्षित को पूरा भरोसा था कि रिया शर्त हार जाएगी। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब अपना वादा याद रखना। अब तुम्हें बहुत जल्दी आयुष खन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिया के अंदर अब एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जाग चुकी थी। उसने अपने मन में कहा, मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं, मुझे कुछ भी करके उस इंटरव्यू को पास करना ही होगा। ये सोचकर रिया दरवाजे से बाहर निकल गई थी। रिया को जाते देख महेंद्र ने परीक्षित से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुमने इतनी आसानी से उसे हाँ कैसे कह दिया? अगर किसी भी तरीके से वो इंटरव्यू में पास हो गई तो हम क्या करेंगे? महेंद्र की बात सुनकर परीक्षित ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो उसने कोई बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा हो। उसने आंखों में शातिर चमक के साथ उसको देखते हुए कहा, डैड डोंट वरी, ये लड़की कभी भी पास नहीं हो पाएगी। इंटरव्यू के पैनल में मेरे एक सीनियर खुद बैठ रहे हैं। मैं उनको पर्सनली ये बात खुद कहूंगा कि किसी भी कीमत पर वो रिया को सिलेक्ट ना करें। गौतम याशी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया था। ये जैसलमेर का शानदार और भव्य हेरिटेज होटल था। याशी होटल के दरवाजे पर ही गौतम का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी और आंखों में वही तीखापन। गौतम को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, फाइनली आपने दर्शन दे ही दिए। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। याशी के पास जाकर गौतम ने सीधे सीधे शब्दों में उससे पूछा, याशी, अब बिना बात को घुमाए सीधा सीधा बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कौन मिलना चाहता है मुझसे? गौतम की बात सुनकर याशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर चलकर खुद देख लो। याशी गौतम को होटल की शानदार लॉबी से होती हुई सीधा एक मीटिंग रूम के अंदर लेके गई। रूम के अंदर एक यंग खूबसूरत आदमी खड़ा था। इसकी आंखों और चेहरे पर शाही रौब झलक रहा था। याशी ने उस आदमी को गौतम से मिलवाते हुए कहा, मिस्टर समीर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर गौतम। सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं, समीर रायजादा था। उसने एक सधी हुई मुस्कान के साथ गौतम के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मिस्टर गौतम, मेरा नाम समीर है, मैं दिव्यंका का बड़ा भाई हूं। यह सुनकर गौतम की आंखों में हल्की हैरानी झलकने लग गई थी। समीर रायजादा का नाम एक धमाके की तरह उसके दिमाग में गूंज उठा था। रायजादा परिवार देश के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था और समीर को इस परिवार का राजकुमार कहा जाता था। बिजनेस वर्ल्ड में समीर एक ऐसा नाम था जिसके आगे सब फीके थे। समीर को देखते हुए गौतम ने हल्की हैरानी के साथ उससे कहा, मुझे लगा था दिव्यंका रायजादा परिवार की दूर की रिश्तेदार है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो रायजादा परिवार की शहजादी है। गौतम की बात सुनकर समीर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई थी। उसने गौतम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दिव्यंका ने मुझे कॉल करके बताया था कि आप जैसलमेर तशरीफ ला रहे हैं। उसने मुझे खास तौर पर कहा है कि मैं आपका अच्छे से वेलकम करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन जैसलमेर में नहीं था, इसलिए मैंने आपको लेने के लिए किसी और को भेज दिया था। आई होप आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। समीर का बातचीत करने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। गौतम समीर की इस हम्बलनेस से बहुत इंप्रेस हो गया था। उसने भी समीर की तरफ देखकर
हल्की हंसी के साथ कहा। थैंक यू सो मच मिस्टर समीर, आपने मेरे लिए इतना सोचा। समीर से मिलने के बाद गौतम के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी उसने समीर से कहा, मिस्टर समीर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछ सकता हूं? इतनी बड़ी फैमिली में होने के बाद भी मिस दिव्यंका उस बैंक में इंटर्न के तौर पर क्यों काम कर रही हैं? वो चाहती तो बैंक की चेयरमैन भी बन सकती थी। गौतम की बात सुनकर समीर ने धीमी हंसी के साथ हंसते हुए कहा, दरअसल मेरी बहन को अपनी मर्जी से जीने का शौक है। वो अपनी पहचान छुपाकर जोधपुर में काम करना चाहती थी। इस दौरान आपने उसकी बहुत मदद की थी और इसलिए मैं हमेशा से आपको थैंक यू बोलना चाह रहा था। किस्मत से आप जैसलमेर आए हैं तो आपको डिनर पर इनवाइट करने का चांस मिल गया। गौतम के लिए इस तरह किसी की भी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, मिस दिव्यांका के सक्सेस में मेरा कोई हाथ नहीं है। मिस दिव्यांका बहुत काबिल हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। गौतम की बात सुनकर समीर जोर जोर से हंसने लग गया और एकदम मजाकिया लहजे में गौतम से बोला, पता नहीं मिस्टर गौतम, आपको उसमें कौन सा टैलेंट दिख गया है। शायद आप अभी उसे जानते नहीं हो। वो तो घर में एक एप्पल तक नहीं काटती। गौतम और समीर को इस तरह हंसकर बातें करते देख याशी ने बीच में टोकते हुए कहा, आप दोनों ऐसे खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे या बैठेंगे भी? याशी की बात सुनकर समीर गौतम से बोला, आइए मिस्टर गौतम, आपके लिए हमने बहुत खास इंतजाम किए हैं, अंदर चलकर बात करते हैं। समीर गौतम को लेकर होटल के शानदार प्राइवेट रूम में लेकर गया। रूम के अंदर पहले से ही एक से बढ़कर एक डिशेस टेबल पर लगाई हुई थी। समीर ने टेबल की तरफ इशारा करके गौतम से कहा, मिस्टर गौतम, आप जैसलमेर में नए हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये होटल के जो शेफ हैं वो शाही खानदान के वंशज हैं, इसलिए यहाँ की हर डिश अपने आप में यूनिक और बेहद कमाल की होती है। आप जैसे इंसान के लिए इससे बेहतर जगह जैसलमेर में कोई नहीं है। गौतम याशी और समीर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। समीर के एटिकेट्स गौतम को बहुत अच्छे लग रहे थे। उसकी शालीनता में दिखावा नहीं था। इतनी पावरफुल और प्रिविलेज फैमिली से होने के बाद भी वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ था। ये क्वालिटी खुद गौतम के अंदर भी थी, इसलिए उसे समीर की कंपनी पसंद आई थी। तभी समीर ने याशी की तरफ देखकर कहा, थैंक्स टू मिस याशी, जिसने आपको बुलाने के लिए यहां कन्विंस किया। मुझे पता था वो आपको मना लेंगी। तभी समीर ने थोड़ा सीरियस होते हुए गौतम से कहा, मिस्टर गौतम, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपकी मेडिसिन फील्ड के अंदर बहुत गहरी नॉलेज है। गौतम समीर की इस बात से थोड़ा हैरान रह गया था। उसने समीर को जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। गौतम का जवाब सुनकर समीर ने गौतम से कहा, मिस्टर गौतम, रायजादा फैमिली भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन फ्यूचर हम साथ में कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं। गौतम तो खुद रायजादा परिवार के साथ अपनी नई मेडिसिन को लेकर पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सरप्राइज हो गया था। गौतम को अब तक लग रहा था कि ये डिनर सिर्फ थैंक्स कहने का एक तरीका है, लेकिन कोलैबोरेशन की बात सुनकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि समीर आगे से उसे ये प्रपोजल देगा। उसने थोड़ा चौंकते हुए समीर से पूछा, मिस्टर समीर, मेरी मेडिसिन फील्ड के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, मगर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? गौतम का सवाल सुनकर समीर हल्का सा मुस्कुराने लगा था, लेकिन अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा दिलचस्पी झलक रही थी। समीर को लग रहा था कि शायद उसने गौतम को हल्के में ले लिया था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि गौतम जितना शांत दिख रहा है उतना ही रहस्यमयी और अलग भी है। आखिर समीर का गौतम के सामने इस पार्टनरशिप के प्रपोजल को लाने का मकसद क्या है? क्या गौतम समीर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? क्या समीर का इस तरह से गौतम से मिलना गौतम के लिए आने वाली नई परेशानियों का सिग्नल दे रहा है? आखिर याशी समीर को कैसे जानती है? क्या याशी और रायजादा परिवार का पहले से कोई पुराना रिश्ता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड। गौतम को यह जानकर बहुत हैरानी हो गई थी कि जिस राज को उसके केवल इनर सर्कल वाले लोग जानते थे, उसके बारे में समीर रायजादा को कैसे मालूम था। गौतम को इस तरह सोचते देख समीर ने मुस्कुराते हुए गौतम से कहा, ज्यादा मत सोचिए मिस्टर गौतम, एक्चुअली डॉक्टर चमन, जो कि नेशनल मेडिकल सेंटर के डिप्टी हेड हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उन्होंने ही मुझे आपके बारे में बताया था। समीर की बात सुनकर गौतम ने थोड़ा हैरान होकर कहा, अच्छा, तो मतलब आप डॉक्टर चमन के खास हैं? गौतम की बात सुनकर याशी ने
बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, एक्चुअली गौतम, रायजादा फैमिली और नेशनल मेडिकल सेंटर के बीच में बहुत पुरानी पार्टनरशिप है। सालों से ये दोनों साथ में मेडिसिन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। याशी की बात को समीर ने आगे बढ़ाते हुए गौतम से कहा, डॉक्टर चमन ने आपकी बहुत तारीफ करी है मिस्टर गौतम। उन्होंने तो यह भी कहा है कि आपके जैसा टैलेंट अब नहीं मिल सकता। ऐसा सुनने में आया है कि आपने कोई गजब की दवा बनाई है जिस पर खुद डॉक्टर चमन कई महीनों से सर खपा रहे हैं। समीर की बात सुनकर गौतम ने एकदम शांत लहजे में कहा, ऐसा नहीं है मिस्टर समीर। अगर किसी को भी हमारे देश की एंशिएंट हर्ब्स की नॉलेज होगी तो वो भी इस दवाई को बना सकता है। गौतम की बात सुनकर समीर हंसते हुए बोला, डॉक्टर चमन तो यह सोचकर हैरान है कि उस दवा का फॉर्मूला क्या है और आप कह रहे हैं कि उसे कोई भी बना सकता है। यह तो कमाल की बात है। तभी समीर ने एक गहरी सांस ली और एकदम गंभीर आवाज में गौतम से कहा, तो मिस्टर गौतम, क्या आप रायजादा फैमिली के साथ इस मेडिसिन को डेवलप करेंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के दम पर यह मेडिसिन पूरे देश में धूम मचा देगी। अब कमरे में कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई थी। गौतम गहराई से सोच रहा था। तभी उसने समीर की तरफ देखकर एकदम मजबूत आवाज में कहा, थैंक यू मिस्टर समीर, बट मेरे पास खुद की फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है। भले ही मैं मार्केट में नया हूं, लेकिन मैं अपनी रिसर्च को किसी और के हाथों में सौंपने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गौतम की बात सुनकर समीर ने समझदारी भरी मुस्कान के साथ गौतम से कहा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है मिस्टर गौतम। आप इत्मीनान से पूरा वक्त लेकर इसके बारे में सोचिएगा। गौतम फैसला कर चुका था तो विचार करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसने समीर के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा, माफ कीजिए मिस्टर समीर, लेकिन इस मेडिसिन को तो मैं खुद ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। गौतम की आवाज सुनकर समीर के चेहरे का रंग बदल गया था। उसे लगा था गौतम हाथ जोड़कर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। यहां तो मामला उल्टा पड़ गया था। असल में समीर को गौतम की असली हैसियत का अंदाजा नहीं था। उसने गौतम की तरफ देखकर अपने मन ही मन में कहा, इस आदमी से बड़ा बेवकूफ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रायजादा फैमिली के साथ बिजनेस करने के लिए तो बड़े बड़े लोग गिड़गिड़ाते हैं, तब भी उन्हें यह मौका नहीं मिलता है और यह बंदा मना कर रहा है। तभी समीर ने अपने ऑफर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हुए कहा, मिस्टर गौतम, आप बेझिझक रहिए। आप प्रॉफिट की वजह से अगर ऐसा सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा उसमें से हम 60% लेंगे, आपको 40% देंगे। आई एम श्योर अब आप इसे मना नहीं करेंगे। गौतम के लिए पैसा कभी भी मायने नहीं रखता था, लेकिन वो अपनी दवाई का फॉर्मूला किसी भी गलत हाथ में जाने नहीं दे सकता था और इसलिए उसने सनी के साथ मिलकर फार्मास्यूटिकल कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। गौतम ने समीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर समीर, आपका ऑफर वाकई अच्छा है, मगर इस मेडिसिन को मैं खुद ही डेवलप करना चाहता हूं। याशी को तो गौतम की इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने गौतम की तरफ देखकर अपने आप से कहा, यह आदमी बिल्कुल अलग है। इस डील से इतना पैसा कमा सकता है जितना कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन इसने तो 1 सेकंड में ही मना कर दिया। तभी गौतम ने समीर के सामने अपनी तरफ से प्रपोजल रखते हुए कहा, मिस्टर समीर, मैं मेडिसिन के डेवलपमेंट के अंदर आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, लेकिन मैं राजस्थान फैमिली के साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनरशिप जरूर करना चाहूंगा। गौतम की बात सुनकर समीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप अकेले के दम पर इस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे? मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक साथ मेडिसिन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समीर का सवाल सुनकर गौतम ने उसको जवाब देते हुए कहा, हमारे पास हमारे मेडिसिन का फर्स्ट बैच बिल्कुल रेडी है। हम उसे किसी भी वक्त मार्केट में उतार सकते हैं। गौतम की बात सुनकर समीर की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है मिस्टर गौतम, लेकिन पहले आपको हमें कुछ सैंपल्स भेजने होंगे। अगर उनका इंपैक्ट वाकई में दमदार हुआ जैसा आप दावा कर रहे हैं तो ये डील पक्की समझिए। रायजादा फैमिली आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है। फिर समीर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मेरी बहन अगले हफ्ते वापस जैसलमेर आ रही है। हमने उसके लिए वेलकम पार्टी रखी है। वो चाहती है कि आप भी वहां पर आएं। ये हमारी नई पार्टनरशिप का जश्न भी होगा। गौतम को यह बात मालूम थी कि रायजादा फैमिली के साथ पार्टनरशिप से उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तभी गौतम ने एकदम सीरियस टोन में समीर से कहा, लेकिन मिस्टर समीर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, हमारी मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन से आपको जो भी प्रॉफिट होगा
उसमें से 70% शेयर हमारा होगा और 30% आपका। गौतम की बात सुनकर समीर ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, अगर आपकी जादुई दवाई का असर वैसा ही हुआ जितनी तारीफ डॉक्टर चमन कर रहे थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऑफिस से आपको सारी फॉर्मेलिटी के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे। समीर को यह मालूम था कि उसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसने गौतम की तरफ देखकर अपने मन ही मन में कहा, जितनी तारीफ मैं इस दवाई की सुन रहा हूं, अगर वो सच निकली तो मार्केट में इसका क्या जलवा होगा ये मैं अच्छे से जानता हूं। अगर ये चल निकली तो समझो सोने की खान हाथ लग गई। तभी समीर ने एक पैन कार्ड निकालते हुए टेबल पर रखा और गौतम की तरफ खिसकाकर हंसते हुए कहा, मिस्टर गौतम, ये लीजिए, इस कार्ड में 1 करोड़ है। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए आपके लिए छोटा सा तोहफा। समीर को यह बात शायद मालूम नहीं थी कि गौतम पैसों का लालची नहीं था। समीर का गौतम को इस तरह से पैसे का लालच देना गौतम को अच्छा नहीं लगा था। वो समीर से इनकार करने ही वाला था कि तभी समीर ने एक चेतावनी भरे लहजे में गौतम से कहा, मिस्टर गौतम, मेरी बहन आपको काफी पसंद करती है, लेकिन रायजादा फैमिली की अपनी पहचान है। वो किसी आम बिजनेसमैन से शादी नहीं कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। समीर की ये बात सुनकर याशी सकपका गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि समीर गौतम से इस तरह की कोई बात कहेगा। गौतम की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसने अपनी नजरें उठाकर समीर को देखा और एकदम तीखी आवाज में कहा, मिस्टर समीर, मैं और दिव्यांका सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। वो मेरी बैंक की मैनेजर है और मैं उनका कस्टमर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गौतम की ये बात सुनकर समीर के चेहरे पर एक हंसी आ गई। उसने गौतम की तरफ देखकर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मिस्टर गौतम, मेरी बहन थोड़ी मासूम है, इसलिए लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि उनका रायजादा परिवार में एंट्री करने का कोई चांस है। मैं बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको कोई ऐसी गलतफहमी नहीं होगी और अगर हो सके तो मेरी बहन से थोड़ा दूर रहिएगा। इससे पहले कि गौतम कुछ कहता, उसके चेहरे का गुस्सा सब कुछ साफ साफ बता रहा था। याशी ने तो समीर की बात सुनकर अपना माथा ही पकड़ लिया था। गौतम की आंखें सिकुड़ गई थी। समीर को लेकर उसके मन में अब तक जितनी भी इज्जत थी वो पल भर में गायब हो गई थी। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और एकदम गंभीर आवाज में समीर से बोला, मिस्टर समीर, मुझे लगता है गलतफहमी आपको हो रही है। सबसे पहली बात कि मैं शादीशुदा हूँ और दूसरी बात, आपकी बहन कितनी भी मासूम और खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मेरी नजरों में वो कुछ भी नहीं है। और मैं सच कहूँ तो इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी पत्नी के आगे उसके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये कहकर गौतम ने समीर का दिया हुआ कार्ड उसके ऊपर फेंक दिया और बिना एक बार भी मुड़कर देखे सीधे दरवाजे की तरफ चला गया। आज अपनी जिंदगी में पहली बार समीर अपने आप को किसी के सामने इस तरह छोटा महसूस कर रहा था। याशी को समीर के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर समीर अभी भी ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। मगर इससे पहले याशी कुछ कहती, समीर ने उसको देखकर कहा, तुम तो कह रही थी मिस्टर गौतम बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, पर वो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ निकले। इतनी अच्छी डील को छोड़ दिया। समीर की बात सुनकर याशी अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, मगर आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। याशी ने समीर की तरफ देखकर कहा, मिस्टर समीर, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप मिस्टर गौतम को ऐसे ट्रीट करेंगे तो मैं कभी भी उनको आपसे मिलने के लिए इनवाइट नहीं करती। इससे पहले कि समीर उसका जवाब देता, याशी बिना उसकी तरफ देखे सीधे कमरे से बाहर निकल गई। अब टेबल पर सिर्फ समीर बैठा था। वो अपने आप से गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, ये गौतम खुद को समझता क्या है? एक छोटा मोटा डॉक्टर है, एक दवाई क्या बना ली, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया है। और कि याशी इतने साल से मेरे साथ में है, आज एक सेकंड में उसके फेवर में बोलने लग गई। समीर इस तरह बड़बड़ा रहा था, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। समीर ने गुस्से में फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज आई, भैया, मैंने आपको गौतम से मिलने के लिए कहा था। क्या आपने उससे मिलने का डिसाइड किया? अगर गौतम ना होता तो मेरी जोधपुर में बैंड बज जाती। दिव्यांका भले ही समीर की छोटी बहन थी, मगर वो एक तेज तर्रार लड़की थी। दिव्यांका की बात सुनकर समीर का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया था। उसने थोड़ी रूखी आवाज में कहा, हाँ, मैंने उसको डिनर के लिए बुलाया था। समीर की ये बात सुनकर दिव्यांका एक्साइटेड हो गई थी। उसने फोन पर कहा, वेरी नाइस भैया, आपने उन्हें अच्छे से ट्रीट किया ना, और आपने उनसे कोलैबोरेशन की बात की। भाई, मैं आपको बता रही हूँ कि गौतम एक छिपा हुआ अजगर है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में उसका कद बहुत बड़ा होगा। दिव्यांका की बात सुनकर समीर ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ, आई गॉट दैट।
ये कहकर समीर ने फोन काट दिया था। उसे दिव्यंका का गौतम की इस तरह से तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसने इस बारे में सोचते हुए कहा, ये लड़की भी ना, पता नहीं उसमें क्या दिख गया है इसे। अजगर, मेरी तो समझ से ही बाहर है। समीर को गौतम से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि गौतम उसकी हर शर्त को मान जाएगा। वाकई में समीर की खुद की फार्मा कंपनी इस वक्त मार्केट में स्ट्रगल कर रही थी और उसे खुद को इस वक्त गौतम की जरूरत थी, लेकिन गौतम ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक दुविधा में फंस गया था। उसने अपने आप से कहा, एक तरफ मुझे गौतम जैसा मेडिकल जीनियस चाहिए, दूसरी तरफ मेरी बहन जो मुझे बार बार उससे अच्छे से ट्रीट करने के लिए कह रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहीं मैंने गौतम के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। समीर ने अपना सिर पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। वहीं गौतम होटल से बाहर निकल चुका था। उसे पीछे से याशी के तेज हील्स के चलने की आवाज आ रही थी। तभी याशी ने तेज आवाज में गौतम से कहा, गौतम वेट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। याशी की आवाज सुनकर गौतम रुक गया। वो तेजी से भागते हुए उसके पास आई और हांफती हुई आवाज में बोली, गौतम, अभी जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। याशी की आवाज में झिझक और गुस्से का अजीब सा मेल था। याशी को देखकर गौतम ने उससे कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम की बात सुनकर याशी ने उससे कहा, गौतम, समीर को नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें किस तरह से जानती हूं। मैं पहले भी उसके साथ काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे लगा शायद वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। ये कहकर याशी ने गुस्से में अपना पैर पटका और फिर कहा, काश मुझे पहले ही समझ आ जाता कि वो तुम्हें ये सब कहने वाला है, तो मैं तुम्हें कभी उससे मिलने के लिए कहती ही नहीं। मैं आज के बाद रॉयल फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करूंगी। याशी की बात सुनकर गौतम ने एकदम शांत आवाज में उससे कहा, तुम्हें मेरी वजह से अपने रिलेशंस खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं बस अब रायजादा फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता। गौतम को यह बात अच्छे से मालूम थी कि मित्तल परिवार और राजा का परिवार एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। दोनों के आपस में बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे। गौतम को यह बात अच्छे से मालूम थी कि अगर दीपशिखा को इसके बारे में पता चल गया तो वो रायजादा परिवार के साथ सारे रिलेशन तोड़ देगी। तभी याशी ने गौतम की तरफ देखकर एकदम सॉफ्ट आवाज में कहा, पूरे शहर में समीर से लोग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। अगर समीर तुम्हारे लिए किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो तुम मुझे बताना, मैं उसे उसकी असली औकात याद दिला दूंगी। याशी को इस तरह गुस्से में तमतमाता देख गौतम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने शांत लेकिन कॉन्फिडेंस भरी आवाज में याशी से कहा, तुम चिंता मत करो, अगर समीर मुझे परेशान करने का सोचेगा तो उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। याशी से बेहतर कोई नहीं जानता था कि गौतम समीर जैसे न जाने कितने लोगों को उखाड़कर फेंक सकता था। याशी और गौतम आपस में बात कर ही रहे थे कि ठीक उसी पल कुछ लोगों का एक ग्रुप पीछे से आ रहा था। उसमें से एक शख्स जो थोड़ा आगे चल रहा था वो गौतम को पहचान गया था। वो गौतम को देखकर आश्चर्य और हल्के से तंज के साथ बोला, अरे वाह गंवार आदमी, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या गौतम की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? क्या समीर अब गौतम को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करेगा? क्या अब सिंघानिया परिवार में गौतम की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। गौतम ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे परीक्षित खड़ा हुआ था। परीक्षित को देखकर गौतम की आंखें ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके साथ में एक मोटा आदमी था जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी और आंखों में गौतम के लिए नफरत। परीक्षित के बगल में एक भड़कीले कपड़े पहनी हुई औरत उसकी बाहों में हाथ डाले खड़ी थी। तभी परीक्षित ने थोड़ी तेज आवाज में गौतम से दोबारा पूछा, अरे सपनों में खो गया क्या? मैं पूछ रहा हूं तुमसे कुछ, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? गौतम याशी के सामने कोई भी नया तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बिल्कुल शांत आवाज में परीक्षित से कहा, डिनर करने आया था। यह सुनते ही परीक्षित की आंखें सिकुड़ गई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की नाराजगी झलक रही थी। उसने गौतम का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी औकात भी है यहां डिनर करने की? ये एक एक्सक्लूसिव होटल है जहां हर कोई नहीं आ सकता है। परीक्षित को यह देखकर हैरानी हो रही थी
कि गौतम यहां कैसे पहुंच गया था। तभी उसकी नजर गौतम के साथ खड़ी याशी पर गई। याशी को देखते ही उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने याशी को देखकर अपने मन में सोचा, इतनी हसीन औरत, वो भी गांव की गंवार के साथ। याशी को देखकर परीक्षित के अंदर जलन की आग भड़क उठी थी। परीक्षित याशी को एक अलग ही नजर से देख रहा था, जैसे याशी समझ गई थी। उसने अपनी तीखी नजरों से परीक्षित को देखकर कहा, तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम कहां आ सकते हैं और कहां नहीं? चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना जैसलमेर में तुम्हारा नामो निशान नजर नहीं आएगा। याशी का इस तरह गौतम के फेवर में बोलना परीक्षित को और जला गया था। उसके अंदर की आग और बढ़ गई थी। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए तंज भरी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है आप जानती नहीं कि आदमी कौन है। इसके झांसे में मत आना। ये गांव का गंवार है जो मेरे घर में मुफ्त के टुकड़ों पर पल रहा है। तुम इसके साथ घूम रही हो, पर जरा संभल के, कहीं यहां का बिल भी तुम्हें ही ना भरना पड़ जाए। परीक्षित याशी के सामने गौतम को गरीब बता रहा था। यह सुनकर याशी के चेहरे पर हंसी आ गई थी। उसने परीक्षित की तरफ देखकर टेढ़ी आंखों से कहा, मैं अच्छे से जानती हूं कि गौतम कौन है, पर अब मुझे तो डर तुम्हारे लिए लग रहा है, क्योंकि तुम तो गौतम के जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो। याशी की बात सुनकर परीक्षित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। याशी की जान पहचान पूरे शहर के सबसे पावरफुल लोगों से थी। परीक्षित याशी से कुछ नहीं कह पा रहा था कि तभी उसकी नजर याशी के महंगे कपड़े और घड़ी पर गई, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। अब उसे याशी से कुछ भी कहने में डर लग रहा था। उसने चुपचाप अपने अंदर के गुस्से को छुपाकर एक बनावटी मुस्कान के साथ अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ मिस्टर आयुष खन्ना से मिलने के लिए आया हूं। मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, वरना मैं इस आदमी का असली चेहरा अभी तुम्हारे सामने दिखा देता। तभी परीक्षित ने अपने साथ आए हुए उस मोटे आदमी से पूरी इज्जत के साथ कहा, आइए मिस्टर खन्ना, आप मेरे साथ वीआईपी लाउंज में चलिए। वहां पर डैड आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर फालतू लोगों के मुंह लगने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर परीक्षित उस आदमी के साथ वहां से चला गया था। परीक्षित के जाते ही याशी ने गुस्से से गौतम को देखा और बोली, ये बदतमीज आदमी कौन था? याशी की बात सुनकर गौतम ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ये सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा है, नेशनल मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता है। याशी की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लग गई थी। उसने गौतम की तरफ देखकर गुस्से से कहा, कि तो हद हो गई। एक थर्ड क्लास फैमिली की बेटी की इतनी हिम्मत आ गई कि तुम्हारे सामने जबान लड़ा रहा है। तुम चाहो तो एक पल में पूरा सिंघानिया परिवार तबाह कर सकते हो। अगर उसे पता चल जाता कि तुम असलियत में कौन हो, तो शायद उसकी हिम्मत ना होती तुमसे बदतमीजी करने की। याशी की बात सुनकर गौतम ने उससे कहा, याशी, परीक्षित जैसे कीड़े मकोड़ों से बहस नहीं की जाती, बस उनको सीधा मसल दिया जाता है। और जिस हिसाब से इसकी हरकतें चल रही हैं, इसका वो दिन भी जल्दी आ जाएगा। तभी गौतम ने एक गहरी सांस ली और याशी से कहा, याशी, मैं नहीं चाहता कि मेरी असली सच्चाई अभी लोगों के सामने आए, इसलिए मैं बहुत सारी चीजों से अपने आप को रोक लेता हूँ। इस वक्त मेरा लक्ष्य मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक मुझे ऐसे ही रहना होगा। याशी को यह बात तो नहीं मालूम थी कि गौतम ये सब कुछ क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे पता था कि गौतम जैसा आदमी बिना किसी वजह के ये सब नहीं कर सकता। वो दोनों होटल के बाहर निकल गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि पीछे किसी कोने से कोई उन्हें देख रहा था। गौतम और याशी के जाते ही समीर उस कोने से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वो आया तो बाहर गौतम को नीचे दिखाने था, लेकिन जब उसने गौतम और याशी को बात करते सुना तो उसका मन बदल गया। उसने अपनी आंखों को छोटी करते हुए खुद से कहा, गौतम, लगता है तुम वो नहीं हो जो तुम दुनिया को दिखा रहे हो। फिर तो तुम जैसे आदमी को अपने करीब ही रखना होगा। तभी समीर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, इस होटल में परीक्षित नाम का एक लड़का है, उसे तुरंत मुझसे मिलने बुलाओ अभी। समीर के इंस्ट्रक्शंस मिलते ही उसके असिस्टेंट ने परीक्षित को होटल में ढूंढना शुरू कर दिया था। परीक्षित वीआईपी लाउंज के बाहर एक सोफे पर उसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। असिस्टेंट परीक्षित को देखते ही पहचान गया था। परीक्षित को देखते ही असिस्टेंट ने उसके पास जाकर कहा, हेलो मिस्टर परीक्षित, आपको मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर समीर रायजादा आपसे अभी मिलना चाहते हैं। असिस्टेंट को देखकर परीक्षित चौंक गया था। उसने असिस्टेंट को देखकर अपने मन ही मन में कहा, लगता है रायजादा फैमिली को वो दवाई वाली बात ज्यादा ही बुरी लग गई है। परीक्षित ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, मैं
अब मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं उनसे नहीं मिल सकता, पर आप उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। डर की वजह से परीक्षित के चेहरे पर पसीना आने लग गया था। तभी असिस्टेंट ने हल्की हंसी के साथ ताना कसते हुए कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है। ये जैसलमेर है साहब, जैसलमेर में ऐसा कोई आदमी हो सकता है जो समीर रायजादा को मिलने से मना कर दे? सोच लेना, कहीं ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। परीक्षित का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बात अच्छे से मालूम थी कि समीर का परिवार बहुत ताकतवर है, उसकी एक गलती भी उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती थी। तभी उसने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना बड़ा मौका खुद मेरे सामने आया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? चलिए, मिस्टर समीर को ज्यादा वेट करवाना सही नहीं। असिस्टेंट भी परीक्षित के इस बदलते रंग को देखकर चौंक गया था। वो परीक्षित को समीर के प्राइवेट रूम में लेकर गया। रूम के अंदर समीर एक आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। समीर को देखते ही परीक्षित के पैर कांपने लगे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मिस्टर समीर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। समीर ने बिना कोई बात घुमाए सीधा परीक्षित की आंखों में देखकर उससे एक सवाल पूछा, तुम उस आदमी को कैसे जानते हो जिससे अभी तुम थोड़ी देर पहले लॉबी के अंदर बहस कर रहे थे? समीर का सवाल सुनते ही परीक्षित चौंक गया था। उसने अपना दिमाग तेजी से दौड़ाया और समीर से कहा, कौन? गौतम? आप गौतम की बात कर रहे हैं? परीक्षित का सवाल सुनकर समीर ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, तो मतलब तुम उसे जानते हो? गौतम का नाम सुनते ही परीक्षित के चेहरे का उत्साह गुस्से में बदल गया था। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, मैं उसे सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि अच्छे से पहचानता हूं। लेकिन मिस्टर समीर, उस घटिया आदमी ने क्या आपसे कोई बदतमीजी की? परीक्षित का सवाल सुनकर समीर की आंखें सिकुड़ गई थी। उसने गौतम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहा, यह तो सच है कि गौतम ने मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक तरह से उसने मुझे इग्नोर किया है, लेकिन मेरी बहन भी उस पर फिदा है। रायजादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पटरी पर लाने का इकलौता चांस भी वही है। समीर को इस तरह सोच में पड़ा देखकर परीक्षित को लगा कि उसने बिल्कुल सही जगह पर वार किया है। यह सोच के एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई थी। उसने समीर को देखते हुए अपने मन में कहा, लगता है उस गौतम से बदला लेने का मौका मिल गया है। उसने तो सीधे समीर रायजादा से पंगा ले लिया। अब तो गौतम को उसकी मौत का बुलावा भिजवा कर ही रहूंगा। तभी परीक्षित ने आग में घी डालते हुए मक्खन जैसी चिकनी आवाज में समीर से कहा, मिस्टर समीर, वो गौतम तो एकदम गांव टाइप का बंदा है। वो नौकरी के लिए मेरे डैड की बटरिंग करता रहता है और यहां तक कि मेरी बहन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रहा है। तभी परीक्षित ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और फिर समीर से कहा, मैं तो उसे घर से जल्दी निकालने वाला हूं। अगर उसने आपको कुछ बोला है तो मैं वापस जाकर उसकी ऐसी क्लास लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा ताकि वो आपसे माफी मांगे। परीक्षित की उम्मीद आसमान छू रही थी। तभी समीर ने उसे गहरी नजरों से घूरा और एकदम ठंडी आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उठो और यहां से निकल जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर परीक्षित की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका चेहरा उतर गया था। वो हड़बड़ाकर कुछ कहने ही वाला था कि समीर ने उसे टोकते हुए कहा, एक बार में समझ में नहीं आती, मैंने कहा यहां से निकल जाओ। यह सुनते ही परीक्षित तुरंत वहां से उठा और तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। तभी समीर के असिस्टेंट ने समीर से कहा, समीर सर, इस आदमी की हरकतें बहुत घटिया हैं। यहां तक कि इसने आपकी बेटी पर किसी सड़क छाप आदमी की दी हुई दवाई का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर समीर ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर तीखी आवाज में कहा, आजकल क्या नेशनल मेडिकल सेंटर में सिर्फ झोला छाप लोग काम करते हैं? किसी और को पता चल गया कि नेशनल मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने इस तरह की हरकत करी है तो उनकी रेपुटेशन का क्या होगा? समीर को इस तरह गुस्से में देखकर उसके असिस्टेंट ने उसको शांत करते हुए कहा, सर आप चिंता मत करिए, मैं अभी नेशनल मेडिकल सेंटर को इस बारे में इन्फॉर्म करता हूं कि आदमी दोबारा नेशनल मेडिकल सेंटर में एंटर भी नहीं कर पाएगा। तभी समीर कुछ सोच में पड़ गया था। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई थी, मानो कोई नई चाल उसके दिमाग में आ गई हो। परीक्षित अपने अपमान का घूंट पीकर सिंघानिया हाउस के लिए निकल गया था। रास्ते में जाते हुए उसने अपने आप से कहा, लगता है अब उस गौतम को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जब से आया है एक के बाद एक मेरी चीजें खराब होती जा रही हैं। मैं आज के आज इस आदमी को घर से बाहर निकाल कर रहूंगा।
याशी गौतम को सिंघानिया हाउस छोड़ने के लिए जा रही थी। याशी के मन में आज की बात को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट था। तभी याशी ने गौतम की तरफ देखकर कहा, गौतम, दीपशिखा अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। उसकी कंपनी में इतना काम पेंडिंग पड़ा है कि उसे तुमसे मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। मगर उसने मुझसे कहा है कि जैसे ही उसको वक्त मिलेगा वो तुरंत तुमसे मिलने आएगी। याशी की बात सुनकर गौतम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वो बिजी ही अच्छी है। जब जब वो मुझसे मिलती है कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। गौतम की बात सुनकर याशी की आंखों में हल्की चमक आ गई थी। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, गौतम, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? गौतम ने जब याशी की तरफ देखकर हां में सिर हिलाया तो याशी ने गौतम से पूछा, अगर अवनी इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो क्या तुम दीपशिखा से शादी कर लेते? याशी का सवाल सुनकर गौतम कुछ पल के लिए शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और पूरी सच्चाई के साथ याशी से कहा, पता नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। बस मुझे ये बात पता है कि अवनी मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। गौतम का जवाब सुनकर ही याशी की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई थी। जिस जवाब की उसे उम्मीद थी, ये जवाब उससे बिल्कुल अलग था। अभी उसने गौतम से अगला सवाल पूछते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हें जिंदगी दोबारा पीछे ले जाए और तुम्हें जिंदगी में फिर से चुनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? याशी का सवाल सुनकर गौतम ने बिना एक पल भी सोचे कहा, तो भी मैं अवनी को ही अपना हमसफर बनाऊंगा। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गौतम को नहीं मालूम था कि याशी ने उसकी बात का क्या मतलब निकाला था, लेकिन याशी के चेहरे की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो इस जवाब से खुश नहीं थी, लेकिन शायद अभी भी उम्मीद से भरी हुई थी। आखिर याशी का गौतम से इस तरह के सवाल पूछने के पीछे मतलब क्या था? क्या दीपशिखा सच में अपनी कंपनी के काम में बिजी है, या वो गौतम के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने की तैयारी कर रही है? समीर रायजादा के दिमाग में गौतम के लिए कौन सी नई चाल आई है? क्या अब परीक्षित गौतम के लिए सिंघानिया हाउस में नया तमाशा खड़ा करने के लिए तैयार है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सिर्फ गौतम याशी के साथ सिंघानिया हाउस की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में आग थी। तभी याशी ने गौतम के चेहरे को देखकर कहा, गौतम, क्या सब ठीक है? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। गौतम ने याशी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। तभी गौतम को एक एंशिएंट हर्ब स्टोर दिखाई दिया। उसने तुरंत याशी से कहा, याशी, गाड़ी रोकना, मुझे शिमला बुआ के लिए कुछ खास हर्ब्स लेनी है। जैसे ही गौतम गाड़ी से उतरा, बाहर आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगता हुआ वो दुकान के अंदर गया। उसकी शर्ट पानी से चिपक गई थी, लेकिन फिर भी उसकी चाल में कोई भी हिचक नहीं थी। वो हर्ब्स लेकर वापस गाड़ी में आया। गौतम को इस तरह बारिश में भीगते हुए देखकर याशी के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, मगर इस वक्त उसने गौतम से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। गौतम ने उन हर्ब्स को देखते हुए खुद से गहरी आवाज में कहा, अगर मैंने बुआ जी के लिए कुछ नहीं किया तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द उनका इलाज करना होगा। इन ख्यालों के बीच गौतम कब घर पहुंच गया था उसे पता ही नहीं चला था। वो याशी को सी ऑफ करके सीधा सिंघानिया हाउस के दरवाजे पर आ गया था। सिंघानिया हाउस पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पर्दों के पीछे छुपी रोशनी उस घर के ठंडे माहौल को और गहरा बना रही थी। गौतम जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा हल्का खुला था। अंदर टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। तभी गौतम को एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर गौतम को शक हुआ कि कोई उसकी चीजों को टटोल रहा था। गौतम ने बिना समय गवाए एक जोरदार लात से दरवाजा खोला और दहाड़ते हुए बोला, कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर खड़ा आदमी घबरा कर पलटा और उसकी टॉर्च उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गई। मगर तब तक गौतम ने उसका चेहरा देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा उबल पड़ा था। उस शख्स को देखकर गौतम ने एकदम सख्त आवाज में कहा, परीक्षित, तुम मेरे कमरे में क्या ढूंढ रहे हो? परीक्षित को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गौतम एकदम से कमरे में आ जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, मगर उसने खुद को संभालते हुए अकड़ से भरी आवाज में गौतम से कहा, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कल रात चुपके से किचन में क्या गुल खिला रहे थे? मैं बस यही देखने आया था कि कहीं तुमने हमारे घर की कोई कीमती चीज तो नहीं चुरा ली।
परीक्षित की आवाज कांप रही थी। गौतम ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। गौतम ने अपने कमरे में नजरें घुमाई तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। गौतम के बैग खुले थे, यहां तक कि बिस्तर भी फैला हुआ था। गौतम को समझ आ गया था कि परीक्षित झूठ बोल रहा था। उसकी आंखों में गहरी ठंडक तैर गई थी। उसने परीक्षित की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा, मेरा कमरा और तुम्हारी हालत दोनों को देखकर तो लग रहा है कि असली चोर तो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है? गौतम की यह बात सुनकर परीक्षित सकपका गया था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, मगर उसने झूठा गुस्सा दिखाते हुए गौतम से कहा, यह मेरा घर है, मैं जहां चाहूं वहां जाऊंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा। तुम होते कौन हो मुझसे कोई भी सवाल पूछने वाले? परीक्षित की बात सुनकर गौतम ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो परीक्षित की डर से रूह कांप उठी थी। गौतम ने आंखों में शेर जैसी चमक लिए परीक्षित की तरफ हल्की मुस्कान और गहरी आवाज में कहा, मेरी एक बात याद रखना, मैं बस शिमला बुआ की वजह से चुप हूं, वरना तुम्हारी ये अकड़ मैं कब की तोड़ देता। गौतम की बात सुनकर परीक्षित ने धमकी भरे लहजे में उसको उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं है कि तुमने किस आदमी से पंगा ले लिया है, पर कोई बात नहीं, जल्द ही तुम्हें पता चलेगा। तभी परीक्षित ने आवाज में एक कड़वाहट भर के गौतम से कहा, अगर कल तक तुम खुद यहां से नहीं निकले तो मैं तुम्हें घसीट कर यहां से बाहर फेंक दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा सिंघानिया परिवार से दुश्मनी मोल लेने का क्या मतलब होता है। ये कहकर परीक्षित ने दरवाजे को जोरदार धक्का मारा और घमंड से भरी मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। गौतम अपने तहस नहस हुए कमरे को देखते हुए गुस्से से बोला, अगर शिमला बुआ के ऊपर इस परिवार के एहसान नहीं होते तो मैं इस पूरे खानदान को इनकी असली औकात दिखा देता। गौतम की आंखों में एक आग जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक दिन और नहीं रुकूंगा। मुझे कल के कल शिमला बुआ से बात करके उन्हें यहाँ से ले जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। फिर गौतम पूरी रात उन लाई हुई हर्ब से शिमला के लिए दवाई बनाने में लगा रहा। सुबह होते ही गौतम उस दवा को लेकर शिमला के कमरे में गया। गौतम को देखते ही शिमला हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे गौतम बेटा, आओ आओ, तुमने उस दिन मुझे जो दवाई दी थी उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिमला की बात सुनकर गौतम ने उनके हाथ में अपनी दवाई की बोतल देते हुए कहा, बुआ जी, अब आप ये वाली दवाई लेना, इससे आपकी हालत पहले से भी और बेहतर हो जाएगी। गौतम की बात सुनकर शिमला ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे अंदर सच में जादू है बेटा, तुम सच में देखना बहुत आगे जाओगे। तभी गौतम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए शिमला से कहा, बुआ जी, मैं अब इस घर को छोड़कर जाने की सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। गौतम की घर छोड़ने वाली बात सुनते ही शिमला का चेहरा उदासी से भर गया था। उसने नम आंखों से गौतम की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर इस दुनिया में मेरे लिए कहीं जगह नहीं है। शिमला की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। शिमला ने अपने आंसू पोंछते हुए गौतम से कहा, एक बार जब किसी औरत की शादी किसी परिवार में हो जाती है ना, तो उसे मरते दम तक उसी घर में रहना पड़ता है। हर किसी के लिए घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता है बेटा। तुम्हारे फूफा जी बंसल खानदान के बेटे थे, तो मैं उनका घर छोड़कर कैसे जा सकती हूं? गौतम शिमला की झुकी आंखों में छुपा दर्द देख पा रहा था। उसने शिमला का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बुआ जी, कई बार हम खुद को अपनी ही बनाई हुई बेड़ियों से जकड़ लेते हैं। मैं आपकी हर तकलीफ को अपनी ताकत से हल्का कर दूंगा, बस आप हाँ कह दें। गौतम की बात सुनकर शिमला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे बाहर कई सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। महेंद्र, बबीता और परीक्षित तीनों दरवाजे पर खड़े थे और तीनों के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी, जैसे वो किसी बहुत खास मेहमान का वेलकम कर रहे हो। तभी परीक्षित ने नीचे जाकर गेट खोला और पूरी इज्जत से कहा, आइए मिस्टर आयुष, वेलकम वेलकम। ये इंसान कोई और नहीं, खन्ना परिवार का 50 साल का आदमी आयुष खन्ना था। तभी महेंद्र ने आयुष से कहा, आइए मिस्टर आयुष, आइए, सिंघानिया परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तभी महेंद्र ने अपनी आंख से परीक्षित को एक इशारा किया। परीक्षित महेंद्र के इशारे को समझ गया था। उसने तेज आवाज में रिया को आवाज लगाते हुए कहा, रिया नीचे आओ, मिस्टर आयुष तुमसे मिलने के लिए आए हैं।
रिया अपने कमरे में अपनी आंखों को बंद करके बैठी थी। परीक्षित की आवाज सुनकर वो कांप गई थी। रिया का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, मगर उसके बाद भी उसके घर वालों ने आयुष खन्ना को उससे मिलने के लिए बुला लिया था। इस वक्त रिया में अपने डैड और अपने भाई की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही रिया हॉल में आई तो उसकी नजर आयुष खन्ना के ऊपर गई, जो अपना पेट फुलाए सोफे पर पसरा हुआ था। उसकी आंखें लाल और धूर्त लग रही थी, जैसे सालों से वो बस अपनी हवस और शराब में डूबा हुआ हो। मगर जैसे ही आयुष ने रिया को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपनी लालची निगाहों से रिया को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अरे वाह महेंद्र, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई होगी। सच में एकदम परी जैसी है। रिया को आयुष की आंखों में हवस की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तभी महेंद्र ने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया बेटा, मिस्टर आयुष के ग्लास में वाइन डालो। रिया पास में रखी बोतल उठाकर जैसे ही वाइन डालने लगी तो आयुष ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने काले हाथों से उसके कोमल हाथों को मसलने लगा। ये देखकर रिया डर से सिकुड़ गई। वो झटपट पीछे हटी और मुड़कर जाने लगी। रिया को जाते देख आयुष ने कहा, अरे इतना दूर क्या भाग रही हो, अब तो ये उम्र पास आने की है। रिया ने गुस्से से महेंद्र की तरफ देखा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई आदमी उसके सगे बाप के सामने उसे ऐसे कैसे कह सकता था। मगर महेंद्र इस वक्त अपने लालच में डूबा हुआ था। वो बात को संभालते हुए आयुष से हंसते हुए बोला, हम माफ कीजिएगा मिस्टर आयुष, ये लड़की भी ना थोड़ी शर्मीली है, वरना आपके साथ शादी के सपने तो हम बरसों से देख रही है। तभी बबीता ने रिया को आंखें दिखाते हुए टेबल पर बैठने का इशारा किया। रिया डरी सहमी सी चुपचाप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी। बबीता की आंखों में अपनी बेटी के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बबीता ने जानबूझकर रिया को आयुष के पास बिठा दिया था। रिया का मन बेचैन और शर्म से भरा हुआ था। महेंद्र ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, तो क्यों ना आयुष जी के नाम पर एक पैग और हो जाए। तभी महेंद्र ने रिया की तरफ इशारा किया और कहा, रिया, आयुष जी के लिए एक पैग बनाओ। रिया ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। आयुष की नजर रिया से हट नहीं रही थी। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, कितनी सुंदर उंगलियां हैं, इन हाथों से तो खाना खाने में मजा ही आ जाता होगा। आयुष खन्ना की बातें उसकी ही तरह बेहुदा और गिरी हुई थीं। जैसे ही रिया ने आयुष को ग्लास पकड़ाया, उसने चालाकी से ग्लास रिया के हाथ पर गिरा दिया। रिया ने बिजली के झटके की तरह अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने कपड़ों से साफ करने लगी। तभी आयुष ने एक ग्लास में शराब डालते हुए रिया के आगे करते हुए कहा, ये पियो, इससे तुम रिलैक्स हो जाओगी। रिया का शराब पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बबीता ने उसे आंख दिखाकर शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया। गौतम अपने कमरे के दरवाजे से ये सारा नजारा देख रहा था, मगर वो मजबूर था। उसे मालूम था कि वो रिया के माँ बाप के बीच में नहीं बोल सकता था। जब सब कुछ गौतम की बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो वहां से अपने कमरे में चला गया। उसके अंदर गुस्सा उठ रहा था। उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, अगर मैं बाहर खड़ा रहा तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर दूंगा। मुझे अभी इन सब से दूर रहना होगा। गौतम ने अपनी आंखें बंद करीं और अपने आप को शांत करते हुए एक गहरे ध्यान की अवस्था में चला गया। रात गहराने लगी थी। रिया को ज्यादा शराब पीने की आदत नहीं थी, इसलिए थोड़ी देर में ही वो पूरी तरह से नशे में आ गई थी। उसका सिर भारी हो रहा था और सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। मगर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, अचानक एक भारी भरकम परछाई अंदर आ गई और पूरा कमरा शराब की बदबू से भर गया। रिया ने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रिया को नशे की वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर तभी किसी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में उसे कसकर पकड़ा और हंसते हुए कहा, मेरी जान, चिल्लाओ मत, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा ने मुझसे डील पक्की कर ली है। आज रात के बाद तुम मेरी हो और कल तुम्हारे परिवार को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। रिया को आयुष की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा, ये नहीं हो सकता, मेरे मॉम डैड ऐसा नहीं कर सकते। रिया वहीं एक पत्थर की तरह जम गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने माँ बाप ने उसे आयुष जैसे इंसान को बेच दिया था। तभी आयुष ने आगे बढ़कर रिया के कपड़े पकड़ लिए।
रिया इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। आयुष की आंखें हैवानियत से चमक रही थी। वो रिया को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, अरे इतना क्या शर्मा रही हो? अब तुम मेरी पत्नी हो। ये तुम्हारे बाप और भाई का ही फैसला है। तभी आयुष एक घिनौनी हंसी के साथ हंसते हुए बोला, बस हम दोनों अब पहले पति पत्नी होंगे, जो शादी बाद में करेंगे, और सुहागरात पहले मनाएंगे। ये सुनते ही रिया जोर जोर से रोने लग गई। आज उसे समझ में आ गया था कि उसके माँ बाप ने उसे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं था। सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। तभी आयुष ने रिया को बिस्तर पर धकेल दिया था। वो उस पर चढ़ने ही वाला था कि रिया जोर जोर से रोते हुए चिल्लाई, दूर हटो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। रिया को इस तरह चीखते देख आयुष ने उसे एक थप्पड़ मारा और हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारे माँ बाप को पता है मैं यहां पर हूं। तुम चीख चीख कर अपना गला भी फाड़ लोगी तो भी कोई मदद करने नहीं आएगा। रिया लड़ रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी उसके दिमाग में अचानक एक नाम चमका और उसकी आंखें रोशनी से भर गईं। गौतम, प्लीज प्लीज गौतम, मुझे बचाओ। क्या गौतम रिया को बचाने आएगा, या ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाएगी? क्या आयुष अब रिया को और ज्यादा चोट पहुंचाएगा, या गौतम का नाम सुनकर वो डर जाएगा? क्या रिया के मां बाप उसे बचाने के लिए आएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ। गौतम अपनी साधना में पूरी तरह डूब चुका था, इसलिए उसे रिया की चीख सुनाई नहीं दी। मगर शिमला ने रिया की आवाज सुन ली थी। वो दौड़कर गौतम को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई। रिया के मुंह से गौतम का नाम सुनकर आयुष ने रिया के बाल पकड़कर उसको उठाया और दोबारा खींच के एक चांटा मारा और कहा, कुत्ती, ये किसकी याद आ रही है तुझे? किसका नाम जप रही है तू? दोबारा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयुष की आंखों में हवस और चेहरे पर गुस्सा था। रिया जमीन पर गिरी हुई रो रही थी। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए थे। तभी आयुष ने उसके बालों को दोबारा खींचा। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। रिया की आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी। उसने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया था, जैसे खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। तभी आयुष ने उसको एक और थप्पड़ जड़ा और चिल्लाते हुए बोला, झूठ बोलती है, मैं बहरा नहीं हूं, तेरी आंखों में किसी और का नशा दिख रहा है मुझे। बता बता कौन है वो मर्द? रिया का चेहरा जलने लगा था। अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन पूरे घर में कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उधर शिमला गौतम का दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी, मगर गौतम बहुत गहरे ध्यान में था। तभी शिमला ने दरवाजे के ऊपर बहुत तेज लात मारी, जिससे गौतम का ध्यान तुरंत टूट गया था। उसने घबराकर दरवाजा खोला तो शिमला जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, गौतम बेटा जल्दी चलो, ऐसा लग रहा है रिया को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। गौतम ने शिमला को शांत करते हुए कहा, अरे शिमला बुआ, रिया तो अपनी फैमिली के साथ नीचे है, आपने शायद कुछ गलत। तभी आयुष ने रिया को एक थप्पड़ और मारा, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह सूज गया था और वो अपने कमजोर हाथों से अपनी स्कर्ट को बेबसी से पकड़े हुए फटी आवाज में चिल्लाई, कोई कोई प्लीज मुझे बचाओ। रिया की आवाज गौतम को सुनाई दे गई थी। आवाज सुनते ही गौतम बिजली की रफ्तार से रिया के कमरे की तरफ भागा। रिया के अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसका गला सूख गया था और उसकी चीख अनसुनी रह गई थी, मगर कोई भी उसे बचाने नहीं आया था। रिया ने अपनी छलकती हुई आंखों से अपने अंदर एक कठोर फैसला लिया, इस नीच आदमी के साथ अपनी जिंदगी खराब करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। रिया की आंखों में निराशा थी, उसकी आत्मा कांप रही थी। तभी आयुष ने रिया का गला पकड़कर उससे कहा, कमीनी औरत, तू मेरी होने वाली बीवी है और मुझे ही छूने नहीं दे रही है। जिस दिन तेरी मुझसे शादी होगी ना, उस दिन तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। ये कहकर उसने अपना हाथ पूरी ताकत से उठाया और रिया पर एक और थप्पड़ बरसाने ही वाला था कि एक जोरदार लात से रिया के कमरे का दरवाजा टूटकर अलग हो गया था। आयुष का उठा हुआ हाथ हवा में पत्थर की तरह जम गया था। तभी पीछे से आयुष को एक आवाज सुनाई दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया के ऊपर आंख भी उठाकर देखने की?
इस आवाज में इतनी ठंडक थी कि कमरे का तापमान ही गिर गया था। आयुष ने नशे में चूर अपनी आंखों को पीछे घुमाया और गुस्से से बोला, कौन है जो मेरी सुहागरात को खराब करने आ गया है? जैसे ही आयुष ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे अपनी दाहिनी आंख में एक बिजली के झटके जैसा दर्द महसूस हुआ और पलक झपकते ही वो जमीन पर जा गिरा था। रिया ने डरते हुए सिर उठाया। दरवाजे पर चट्टान की तरह अचल गौतम खड़ा था। काले कपड़े, जलती हुई आंखें और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाएं। गौतम के पीछे रात का गहरा अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। रिया फटे हुए कपड़ों में डर से कांप रही थी। गौतम को देखते ही रिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, गौतम, तुम आ गए। आयुष ने कराहते हुए मुड़कर देखा। गौतम दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में बिजली कड़क रही थी। गौतम को देखते ही रिया बिस्तर से उठकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आयुष, जो अभी तक दर्द से करा रहा था, अब फिर से उठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने देखा कि रिया गौतम से लिपटी हुई थी तो उसका खून खौल गया था और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो रिया की तरफ देखकर बोला, कमबख्त लड़की है, मेरे पीठ पीछे गैर मर्दों से लिपट रही है। ये कहकर आयुष रिया को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था, लेकिन तभी गौतम ने रिया को कसकर पकड़ा और बिजली की तेजी से आयुष के पेट में एक जोरदार लात मारी। आयुष एक फुटबॉल की तरह उड़ते हुए सीधे दीवार पर जाकर टकराया। उसके सर से खून की एक धार निकलने लगी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। तभी महेंद्र और परीक्षित दोनों दौड़ते हुए ऊपर आए। जैसे ही उन्होंने आयुष का खून से सना हुआ चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आयुष डर से कांपते हुए अपनी टूटी हुई नाक को अपने लहूलुहान हाथों से ढककर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ बोला, तुम पूरे घर वाले बहुत बड़े धोखेबाज हो। तुम मेरी शादी इस कमीनी लड़की से करवाना चाहते थे जो किसी गैर मर्द की बाहों में लिपट पड़ी है। इसे मैं अपनी पत्नी तो क्या, अपनी रखैल भी नहीं रखूं। ये सुनते ही गौतम ने आयुष की तरफ देखा। गौतम से नजरें मिलते ही आयुष के अंदर एक सिहरन दौड़ गई थी। गौतम की आंखों में चमकती बिजली को देखकर वो बहुत डर गया था। वो खड़ा हुआ और गिरते पड़ते कमरे से बाहर भाग गया। रिया अभी भी डर से बहुत ज्यादा कांप रही थी। तभी परीक्षित ने गौतम की तरफ देखकर कहा, कि तुमने क्या किया गौतम? परीक्षित की यह बात सुनकर गौतम ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जैसे भाई को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। महेंद्र रिया को फटे कपड़ों में गौतम के गले से चिपका देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी की शादी को तोड़ने की? अभी के अभी निकल जाओ यहां से, तुम्हें शर्म नहीं आती? इससे पहले कि महेंद्र की बात पूरी हो पाती, गौतम ने आग उगलती आंखों से महेंद्र को देखकर कहा, शर्म तो तुम्हें अपने आप पर आनी चाहिए। अपनी बेटी की चीख तक को नहीं सुन पाए। इससे पहले महेंद्र कुछ बोलता, शिमला भागती हुई अंदर आई और जैसे ही उसने रिया की हालत देखी तो बहुत दंग रह गई। उसने रिया की तरफ देखकर जोर जोर से रोते हुए कहा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मगर इससे पहले शिमला रिया के पास पहुंच पाती, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, महेंद्र ने शिमला को मारा था। तभी महेंद्र शिमला की तरफ देखकर बोला, देख ले बुढ़िया, तेरे इस जमाई राजा ने क्या गुल खिलाया है। शिमला ने अपना गाल पकड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मगर महेंद्र का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वो शिमला के ऊपर दोबारा हाथ उठाने ही वाला था कि उसे एक तेज आवाज आई, बस बहुत हो गया। महेंद्र ने गौतम की तरफ देखा तो उसकी आंखें बेहद खतरनाक थीं। उसने रिया को साइड में करके महेंद्र के पास जाकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। महेंद्र को थप्पड़ पड़ते ही रिया और शिमला दोनों ही हैरान रह गई थी। बबीता को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि गौतम ने महेंद्र को थप्पड़ मार दिया। तभी गौतम ने महेंद्र की कॉलर पकड़कर उसे एकदम ठंडे लहजे में कहा, अगर आज के बाद तुमने मेरी बुआ जी को फिर से छूने की जरूरत की तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे इस पूरे परिवार को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और ये मेरी सिर्फ धमकी ही नहीं, ये मेरा वादा है, गौतम राठौर का वादा। गौतम का थप्पड़ इतना जोरदार था कि महेंद्र सदमे में ही चला गया था। ये देख बबीता गरजते हुए गौतम से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ बदतमीजी करने की? तुम समझते क्या हो खुद को?
सिर्फ इस औरत के लिए तुमने हमारे खानदान के मामले में टांग अड़ाई। गौतम ने गुस्से से डराती हुई आंखों से बबीता को देखकर कहा, कैसी माँ हो तुम? अपनी खुद की बेटी को एक जानवर को सौंप दिया। मुझे तो घिन आती है तुम लोगों से। तभी परीक्षित ने जहर भरी नजरों से रिया को देखते हुए कहा, तू किधर आ? तू अभी कभी मेरे साथ आयुष खन्ना के घर चलेगी और अपने घुटनों के बल गिरकर उनसे शादी की भीख मांगेगी, उनके पैरों में गिरकर अपनी हरकत की माफी मांगेगी। यह सुनकर ही रिया बहुत ज्यादा सहम गई थी। वो गौतम के पीछे ऐसे छुप गई थी जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी गौतम ने आत्मविश्वास से भरी आवाज से रिया को देखकर कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी रिया। तुम्हें अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। गौतम की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। गौतम के अंदर की हिम्मत अब रिया को महसूस होने लग गई थी। रिया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी उस आदमी के पास, कभी नहीं। अगर तुम लोगों ने मुझे उस बूढ़े और घटिया आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर मैं शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। आज रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आवाज सिंघानिया परिवार में उठाई थी, जो कि परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सामने रखी कुर्सी पर अपना मुक्का मारते हुए गुस्से से गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम के सामने आवाज उठाने की? इस 2 कौड़ी के आदमी की बातों में आकर तुम आज अपने परिवार के खिलाफ जा रही हो। तभी परीक्षित नफरत भरी नजरों से शिमला को देखते हुए बोला, हमने इतने सालों तक तुझे अपने घर में रखा और तूने बदले में क्या दिया हमको? एक गद्दार को हमारे घर में घुसा दिया। इस चीप आदमी ने मेरी बहन को बहकाया है। मुझे तो पहले से ही पता था तुम्हारे जैसे घटिया खानदान से कुछ अच्छे की उम्मीद करनी नहीं चाहिए थी। परीक्षित की बात सुनकर गौतम ने सिंघानिया परिवार के तीनों लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसे परिवार से अच्छा तो परिवार ना होना होता है। कैसे लोग हो तुम? खुद अपनी बेटी का सौदा किसी दूसरे आदमी से कर दिया। तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं। तुम्हें तो अपनी बेटी की चीखें तक नहीं सुनाई दी थी। तभी गौतम ने शिमला की तरफ देखकर कहा, बुआ जी, मुझे नहीं लगता अब आपको एक पल भी और इस परिवार के लिए यहाँ रहना चाहिए। इस परिवार ने कभी आपको अपना माना ही नहीं था। मुझे लगता है आपको भी अब यही करना चाहिए। यह सुनकर बबीता गौतम की तरफ देखकर बोली, हाँ निकल तू अभी कभी यहां से लेकर जा इस डायन को भी। ये औरत मेरे भाई को खा गई थी। इतने साल इसको इस घर में खिलाया, उसके बाद भी ये सिला दिया इसने। फिर बबीता रिया की तरफ देखकर गुस्से में बोली, और तू, मैं तेरे मुंह से अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती। कल के कल मैं तेरी शादी आयुष खन्ना से करूंगी, और चाहे तुझे पसंद हो या नहीं। बबीता की बात सुनकर रिया बुरी तरह टूट गई थी। उसने निराशा भरी आंखों से गौतम की तरफ देखा। गौतम से आई कांटेक्ट होते ही उसे एक अलग ही हिम्मत मिल गई थी। उसने बबीता की तरफ देखकर एकदम सख्त आवाज में कहा, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं शादी नहीं करूंगी तो मतलब नहीं करूंगी। आपको जो करना है कर लो, मगर मेरे जीते जी तो आप मुझे उस आदमी के साथ मंडप में नहीं बिठा पाएंगी। रिया हमेशा से ही बबीता की आज्ञाकारी बेटी रही थी, इसलिए परीक्षित को रिया की यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में चीखते हुए रिया से कहा, डायन, तू इस पराये आदमी के लिए अपने ही घर वालों के खिलाफ जा रही है। कहीं तूने इसे बिस्तर में जगह तो नहीं दी? शायद माँ बाप की पीठ पीछे इससे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा ली हैं। अपने भाई के मुंह से अपने लिए इस तरह की बात सुनकर रिया रोते हुए बबीता की तरफ देखकर बोली, आपकी आंखों के सामने सब मुझे क्या क्या कह रहे हैं, पर आप चुपचाप सुन रही हो। रिया को लगा था कि शायद अब तो उसकी माँ उसके लिए कुछ बोलेगी, लेकिन तभी बबीता ने रिया से कुछ ऐसा कहा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। कैसे पैदा कर दिया मैंने तुझे, इतनी नीच लड़की, लानत है तुझ पर। अपनी मॉम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर रिया बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब रिया को सारी सच्चाई साफ साफ दिख रही थी। उसने गौतम की तरफ देखा और कांपते हुए होंठों से कहा, गौतम, अब मैं और यहां नहीं रह सकती, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? गौतम ने रिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, चलो। फिर गौतम ने उम्मीद से भरी हुई नजरों से शिमला की तरफ देखा और कहा, अभी मौका है बुआ, अपने डर को छोड़ दो। चाहे कुछ भी होगा बाहर, पर इससे ज्यादा बदतर जिंदगी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। गौतम की बात सुनकर बबीता और परीक्षित गुस्से से लाल हो गए थे, मगर अब शिमला की आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। क्या शिमला अपने इतने सालों का घर छोड़कर गौतम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या रिया सच में गौतम के साथ जाने के लिए तैयार है? गौतम
रिया और शिमला को लेकर कहां जाएगा? जब अवनी को इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड